नमस्कार। क्लियर कट में बात आज उस चीज की जो हर घर की रसोई में है। सब्जी में है, दाल के तड़के में है, पराठे में है, पूरी में है, नमकीन में, बिस्किट में, रेस्टोरेंट की कढ़ाई में है और हर महीने के किचन बजट में। आज हम बात करेंगे तेल की, खाने के तेल की। लेकिन ये सिर्फ रसोई की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत की एक बड़ी निर्भरता की। हम कच्चे तेल के आयात पर बहुत बात करते हैं, लेकिन खाने के तेल के आयात में भी भारत का बड़ा हिस्सा बाहर से आता है। आपके घर में सोयाबीन रिफाइंड तेल हो सकता है, लेकिन उसकी कहानी अर्जेंटीना और ब्राज़ील तक जा सकती है। आपकी रसोई में सूरजमुखी तेल हो सकता है, लेकिन उसके पीछे रूस और यूक्रेन हो सकते हैं। आपके नमकीन, बिस्किट, चिप्स या होटल की कढ़ाई में पाम तेल हो सकता है और उसके पीछे इंडोनेशिया और मलेशिया हो सकते हैं। यानी बोतल छोटी है, लेकिन उसके अंदर दुनिया भरी है। आज ये कहानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खाने के तेल के बाजार में फिर हलचल है। त्योहारों का सीजन आने वाला है, घरेलू क्रशिंग धीमी पड़ रही है, आयात बढ़ने की उम्मीद है, मॉनसून डावाडोल है, सोयाबीन और मूंगफली बुआई पर नज़र है, पाम तेल पर इंडोनेशिया और मलेशिया की पॉलिसी असर डाल रही है, सूरजमुखी तेल पर रशिया यूक्रेन का जोखिम है, सोया तेल साउथ अमेरिका से जुड़ा है और इंडोनेशिया का B50 बायो डीजल प्रोग्राम खाने के तेल की दुनिया में नया प्रेशर बना रहा है। B50 का मतलब डीजल में 50% पाम बेस्ड बायोडीजल, यानी जो पाम तेल खाने की सप्लाई चेन में आ सकता था उसका बड़ा हिस्सा फ्यूल टैंक में भी जा सकता है। तो सवाल साफ है, भारत कितना खाने का तेल खुद बनाता है, कितना आयात करता है, कौन सा तेल कहां से आता है, रिफाइंड, पाम, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, इनका खेल क्या है, मॉनसून का तेल से रिश्ता क्या है, इंडोनेशिया B50 से भारत की रसोई पर क्या असर हो सकता है, सरकार का ईडेबल ऑयल मिशन कितना बड़ा है और क्या भारत की रसोई कभी सच में आत्मनिर्भर हो पाएगी। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर, आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज की क्लियर कट लाइन यही है कि भारत की थाली लोकल है, लेकिन उसका तेल ग्लोबल है। पहले रसोई की तस्वीर देखिए। इंदौर के सुदामा नगर की एक रसोई है। सुबह का टाइम है। सुमन जी गैस पर तवा रखती हैं। बेटे के लिए पराठा बनाना है, पति के लिए सब्जी में तड़का लगाना है, शाम को मेहमान आएंगे तो पकौड़े भी बनेंगे। वो शेल्फ से तेल की बोतल उठाती हैं। लेबल पर लिखा है रिफाइंड सोयाबीन तेल। उनके लिए ये बस कुकिंग ऑयल है, लेकिन इस बोतल की कहानी इंदौर से बड़ी है। सोयाबीन मध्य प्रदेश के खेत से भी आ सकता है और तेल अर्जेंटीना या ब्राज़ील से भी आ सकता है। अगर ये सूरजमुखी तेल होता तो कहानी रूस और यूक्रेन तक जाती। अगर ये होटल की कढ़ाई होती तो शायद उसमें पाम तेल होता जो इंडोनेशिया या मलेशिया से आया हुआ होता। अगर ये पैकेट वाला बिस्किट होता तो उसमें भी पाम तेल छिपा हो सकता था। यानी सुमन जी की रसोई में सिर्फ तेल की बोतल नहीं है, ग्लोबल सप्लाई चेन की छोटी बोतल है। रसोई में तेल खत्म हो जाए तो घर का बजट बिगड़ता है, देश में तेल महंगा हो जाए तो इंपोर्ट बिल बिगड़ता है। यहीं से खाने के तेल की कहानी शुरू होती है। पहले कंफ्यूजन साफ कर लीजिए, तेल कौन सा, रिफाइंड क्या। खाने के तेल में कंफ्यूजन बहुत है। कोई कहता है मैं रिफाइंड खाता हूँ, कोई कहता है मैं सनफ्लावर ऑयल खाता हूँ, कोई कहता है मैं मस्टर्ड खाता हूँ, कोई कहता है पाम ऑयल खराब है, कोई कहता है कोल्ड प्रेस्ड बेहतर है। तो पहले बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। दो, पहली, तेल आया किससे? सोयाबीन से आया सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी के बीज से सूरजमुखी का तेल, सरसों से सरसों का तेल, मूंगफली से मूंगफली का तेल, पाम फ्रूट से पाम तेल, चावल की भूसी से जो बना वो राइस ब्रैन ऑयल, कपास के बीज से कॉटन सीड ऑयल, नारियल से नारियल का तेल और तिल से तिल का तेल। दूसरी बात होती है उसका प्रोसेस कैसे किया गया। रिफाइंड हुआ, फिल्टर्ड हुआ, कोल्ड प्रेस्ड हुआ, ब्लेंडेड है या वनस्पति है। यानी रिफाइंड कोई फसल नहीं है, रिफाइंड तेल का नाम नहीं है, रिफाइंड तेल को साफ करने का तरीका है।
सोयाबीन रिफाइंड हो सकता है, सूरजमुखी रिफाइंड हो सकता है, पामोलिन रिफाइंड हो सकता है, सरसों का तेल भी रिफाइंड या फिल्टर्ड हो सकता है। इसलिए जब कोई कहे कि हम रिफाइंड खाते हैं तो असली सवाल है किसका रिफाइंड? सोयाबीन का, सूरजमुखी का, पाम का, राइस ब्रैन का, कॉटन सीड का। खाने के तेल की असली कहानी यहीं से खुलती है। अब भारत में खाने में तेल की पूरी थाली देखिए। पहला, पाम तेल। ये भारत के आयात बास्केट का सबसे बड़ा हिस्सा है। पाम तेल सस्ता होता है, फ्राइंग में काम आता है, होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, बिस्किट, नमकीन, चिप्स, पैकेज्ड फूड बहुत जगह जाता है। आम आदमी को घर की बोतल में पाम तेल कम दिख सकता है, लेकिन पैकेज्ड फूड में पाम तेल बहुत ज्यादा मौजूद है। भारत पाम तेल मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से खरीदता है। दूसरा, सोयाबीन का तेल। ये घरों में रिफाइंड ऑयल के रूप में बहुत ज्यादा चलता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान भारत के बड़े सोयाबीन इलाके हैं, लेकिन सोयाबीन तेल का आयात भी बड़ा है। भारत सोया तेल मुख्य रूप से अर्जेंटीना और ब्राजील से खरीदता है। तीसरा आया सूरजमुखी का तेल। अर्बन हाउसहोल्ड में सनफ्लावर ऑयल की इमेज लाइट ऑयल वाली है, लेकिन भारत सूरजमुखी तेल में बहुत हद तक बाहर निर्भर है। सप्लाई लार्जली रूस और यूक्रेन से जुड़ती है, इसलिए रशिया यूक्रेन टेंशन सूरजमुखी तेल के लिए बड़ा रिस्क है। चौथा, सरसों का तेल। उत्तर भारत और पूर्वी भारत में सरसों तेल की मजबूत पकड़ है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल ये सरसों स्टोरी से जुड़े राज्य हैं। सरसों तेल भारत की आत्मनिर्भरता वाली कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा तेल, मूंगफली का। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ अर्बन प्रीमियम मार्केट में मूंगफली तेल चलता है। छठा, राइस ब्रैन और कॉटन सीड ऑयल। राइस ब्रैन ऑयल चावल मिलिंग से निकलता है, कॉटन सीड ऑयल कपास से जुड़ा है। ये मेन क्रॉप से निकलने वाले साइड ऑयल्स हैं। सातवां, नारियल, तिल और बाकी तेल। नारियल तेल साउथ और कोस्टल इंडिया में इंपॉर्टेंट है। तिल का तेल ट्रेडिशनली यूज में आता है, यानी इंडिया में एडिबल ऑयल स्टोरी किसी एक तेल की नहीं, पूरे बास्केट की है। घर की बोतल बदल सकती है, लेकिन देश की डिपेंडेंसी नहीं बदलती। अब थोड़ा इतिहास समझिए। येलो रिवॉल्यूशन की अधूरी कहानी। थोड़ा पीछे चलते हैं। 1980 का दशक था। भारत में खाने के तेल में आयात की निर्भरता को लेकर चिंता थी। किसानों को ऑयल सीड क्रॉप की तरफ लाना था, उत्पादन बढ़ाना था, इंपोर्ट बिल घटाना था। 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड शुरू हुआ। इसे येलो रिवॉल्यूशन से जोड़ा गया। आइडिया क्या था? बिल्कुल साफ कि सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, कपास का बीज, इनसे देश में तेल निकले, किसान को फायदा मिले, आयात कम हो। कुछ काम हुआ, ऑयल सीड एरिया बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा। सोयाबीन ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जगह बनाई, सरसों ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ताकत दिखाई। लेकिन 1990 के बाद ट्रेड खुला। सस्ता इंपोर्टेड ऑयल, खासकर पाम तेल, बड़े स्केल पर भारत आने लगा। कंज्यूमर को सस्ता तेल मिला, लेकिन डोमेस्टिक ऑयल सीड फार्मर को ग्लोबल प्राइस से मुकाबला करना पड़ा। यहीं से खाने के तेल की पॉलिसी दो तरफ खिंचने लगी। कंज्यूमर कहता है तेल सस्ता रखो, किसान कहता है तिलहन का भाव अच्छा दो। सरकार कहती है इन्फ्लेशन भी संभालो, फार्मर भी संभालो, इंपोर्टेड बिल भी संभालो। यहीं इस सेक्टर की गांठ है। सस्ता इंपोर्टेड ऑयल ग्राहकों को राहत देता है, लेकिन बहुत सस्ता इंपोर्टेड ऑयल किसान की हिम्मत तोड़ सकता है। अब नेशनल स्कोर बोर्ड समझिए कि भारत में कितना बनता है तेल, कितना खरीदा जाता है। असली डेटा 2024-25 में भारत में ऑयल सीड का एरिया करीब 304.40 लाख हेक्टेयर था। ऑयल सीड प्रोडक्शन करीब 429.89 लाख टन था। लेकिन यहां एक बात याद रखिए, ऑयल सीड प्रोडक्शन और इडेबल ऑयल प्रोडक्शन सेम नहीं होते। क्यों? क्योंकि 100 किलो सोयाबीन में 100 किलो तेल तो नहीं निकल सकता, 100 किलो सरसों में 100 किलो तेल नहीं निकलता। हर सीड में ऑयल कंटेंट अलग होता है। इसलिए सीड प्रोडक्शन का नंबर आपको बड़ा दिख सकता है, लेकिन एक्चुअल खाने के तेल का नंबर उससे काफी कम होता है। मसलन 2024-25 में भारत की डोमेस्टिक इडेबल ऑयल अवेलेबिलिटी करीब 126.3 लाख टन रही। इंपोर्ट कितना हुआ? 160.72 लाख टन। टोटल कंजम्पशन या अवेलेबिलिटी 287.20 लाख टन। सेल्फ सफिशिएंसी केवल 44%। इंपोर्ट पर निर्भरता करीब 56%। सरल भाषा में भारत की रसोई में हर 100 लीटर खाने के तेल में करीब 56 लीटर बाहर से आयात होता है। यही सबसे बड़ा नंबर है।
भारत तिलहन पैदा करता है लेकिन खाने के तेल में बड़ा इंपोर्टर है। खेत भारत में है, तेल का भरोसा आधी दुनिया पर। अब आयात का नक्शा देखिए, कौन सा तेल कहां से आता है। इंपोर्ट मैप को समझने के लिए सबसे पहले पाम ऑयल समझिए, इंडोनेशिया और मलेशिया से। सोयाबीन ऑयल अर्जेंटीना और ब्राजील से। सनफ्लावर ऑयल रूस और यूक्रेन से। यानी भारत की कढ़ाई में 3 ज्योग्राफी साथ पकती हैं। दक्षिण पूर्व एशिया से पाम तेल, दक्षिण अमेरिका से सोया तेल, ब्लैक सी इलाके से सूरजमुखी का तेल। 3 ज्योग्राफी 3 रिस्क। पाम तेल में इंडोनेशिया और मलेशिया की पॉलिसी मैटर करती है। सोया तेल में ब्राजील अर्जेंटीना क्रॉप और क्रशिंग मैटर करते हैं। सूरजमुखी के तेल में रशिया यूक्रेन वॉर और ब्लैक सी शिपिंग मैटर करती है। इसलिए खाने का तेल सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स भी है। भारत की कढ़ाई में इंडोनेशिया, ब्राजील और यूक्रेन साथ पकते हैं। अब अभी हलचल क्यों है ये समझिए। आज खाने का तेल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुलाई से अक्टूबर तक इंपोर्ट डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। इंडस्ट्री एस्टिमेट लगा रही है कि जुलाई से अक्टूबर के बीच एडिबल ऑयल इंपोर्ट करीब 1.5 मिलियन टन पर मंथ तक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक सोयाबीन और रेपसीड यानी सरसों की क्रशिंग धीमी पड़ सकती है। पुरानी क्रॉप की सप्लाई कम हो रही है, त्योहारों से पहले डिमांड बढ़ती है। राखी है, गणेश चतुर्थी है, फिर नवरात्र हैं, दशहरा है, दिवाली है, त्योहारों की पूरी लाइन है। इसके ऊपर से शादी का सीजन। इन महीनों में घरों में तेल लगता है। मिठाई में फैट लगता है, नमकीन में फैट लगता है, होटल और कैटरिंग में तेल लगता है। इंडस्ट्री को लगता है कि करंट ऑयल ईयर में एडिबल ऑयल इंपोर्ट करीब 16.3 मिलियन टन तक जा सकते हैं, जो पिछले साल के लगभग 16 मिलियन टन से ज़्यादा होंगे। मतलब साफ है, जैसे ही डोमेस्टिक सप्लाई धीमी होती है, भारत इंपोर्ट टैंकर की तरफ देखने लगता है। त्योहार भारत में आते हैं, तेल का जहाज दुनिया से आता है। अब जून में इंपोर्ट गिरे, फिर टेंशन क्यों? जून 2026 में एडिबल ऑयल का इंपोर्ट है वो गिरा। सी डेटा के हिसाब से जून 2026 में एडिबल ऑयल इंपोर्ट करीब 11.11 लाख टन रहे। जून 2025 में ये करीब 15.97 लाख टन थे, यानी करीब 30% की गिरावट। तो क्या चिंता खत्म? नहीं, क्योंकि एक महीने का इंपोर्ट डेटा पूरी कहानी नहीं बताता। शिपमेंट टाइमिंग अलग हो सकती है, प्राइस अलग हो सकते हैं, स्टॉक ड्यूटी का असर हो सकता है, पोर्ट अराइवल अलग हो सकते हैं। जून की गिरावट स्नैपशॉट है, जुलाई से अक्टूबर की डिमांड पूरी फिल्म है। फेस्टिवल डिमांड और डोमेस्टिक क्रशिंग स्लोडाउन इंपोर्ट को फिर ऊपर ले जा सकते हैं। खाने के तेल में एक महीने का डेटा फोटो है, सीजन पूरी फिल्म है। अब मॉनसून का एंगल समझिए। तेल का पहला सिग्नल बादल में। मॉनसून एंगल ऐसे समझिए कि भारत में ऑयल सीड का बड़ा हिस्सा बारिश पर निर्भर है। सोयाबीन खरीफ क्रॉप है, मूंगफली खरीफ में इंपॉर्टेंट है। तिल और सूरजमुखी से जुड़े कुछ हिस्से भी रेनफॉल से जुड़े हैं। सोयाबीन बेल्ट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। मूंगफली की बेल्ट गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कुछ हद तक तमिलनाडु। अगर मॉनसून सही समय पर ठीक तरीके से आता है तो बुआई अच्छी होती है। अगर मॉनसून लेट, वीक या पैची हो तो बुआई डिले होती है। 2026 में मॉनसून शुरुआत में अनइवन रहा। 17 जुलाई तक सोयाबीन सोइंग पिछले साल से करीब 4.5% कम बताई गई। ग्राउंड नट एकरेज भी लोअर रिपोर्टेड था। ये पैनिक वाली बात नहीं, लेकिन रिमाइंडर है। ऑयल सीड क्रॉप सिर्फ बारिश से नहीं बनती, बारिश के टाइमिंग से बनती है। जून की कमी जुलाई में रिकवर हो सकती है, लेकिन हर खेत रिकवर नहीं करता। सोयाबीन को पानी चाहिए, लेकिन वाटर लॉगिंग नहीं चाहिए। ग्राउंड नट को मॉइस्चर चाहिए, लेकिन ज़्यादा पानी डैमेज कर सकता है। यानी मॉनसून सिर्फ रेन नंबर नहीं, मॉनसून क्रॉप कैलेंडर है। एडिबल ऑयल का पहला सिग्नल मंडी से नहीं, बादल से आता है। अब इंडोनेशिया का B50 समझिए। जब खाने का तेल डीजल में जाने लगे तो दुनिया में एक नया ट्विस्ट सामने आता है। इंडोनेशिया का B50 बायोडीजल प्रोग्राम इसी का नमूना है। B50 का मतलब है डीजल में 50% पाम ऑयल बेस्ड बायोडीजल और 50% नॉर्मल डीजल। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। वही कंट्री अपने पाम ऑयल का बड़ा हिस्सा फ्यूल में लगाएगी तो ग्लोबल पाम ऑयल मार्केट पर इसका असर होगा। सिंपल भाषा में समझिए, पहले पाम ऑयल फूड चेन में जाता था, खाना, फ्राइंग, बिस्किट, नमकीन, बेकरी, पैकेज्ड फूड। अब वही पाम ऑयल फ्यूल चेन में भी जा रहा है, यानी डीजल में बायोडीजल, एनर्जी, सिक्योरिटी,
फ्यूल इंपोर्ट रिडक्शन। इंडोनेशिया के लिए यह एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है, लेकिन इंडिया के लिए यह ईडेबल ऑयल का रिस्क है। क्यों? क्योंकि भारत पाम ऑयल का बड़ा इंपोर्टर है। अगर इंडोनेशिया ज्यादा पाम ऑयल अपने बायोडीजल प्रोग्राम में खींचेगा तो एक्सपोर्ट के लिए सप्लाई टाइट हो सकती है। सप्लाई टाइट होगी तो ग्लोबल पाम ऑयल प्राइस मजबूत रह सकते हैं। पाम ऑयल महंगा हुआ तो बायर सोया ऑयल की तरफ जाएगा। सोया ऑयल महंगा हुआ तो सनफ्लावर ऑयल पर प्रेशर आएगा। एक ऑयल में आग लगती है, बाकी ऑयल में धुआं उठने लगता है। यही फूड वर्सेस फ्यूल की लड़ाई है। जो तेल भारत की कढ़ाई में आना था वह इंडोनेशिया के फ्यूल टैंक में जा सकता है। पहले ईडेबल ऑयल मार्केट में सवाल था क्रॉप कितनी है, अब सवाल है क्रॉप कितनी है, फूड में कितना जाएगा, फ्यूल में कितना जाएगा, एक्सपोर्ट के लिए कितना बचेगा और इंडिया को कितना महंगा मिलेगा। यानी खाने का तेल अब सिर्फ किचन कमोडिटी नहीं, ये फूड प्लस फ्यूल कमोडिटी है। तेल अब सिर्फ रसोई में नहीं जलता, अब तेल इंजन में भी जलता है। अब दुनिया में और क्या चल रहा है? पाम ऑयल में इंडोनेशिया और मलेशिया सबसे बड़े प्लेयर हैं, लेकिन पाम ऑयल प्रोडक्शन ग्रोथ आसान नहीं है। ईल्ड, प्लांटेशन एज, लेबर, वेदर सब मैटर करते हैं। दूसरी तरफ सोया ऑयल साउथ अमेरिका से जुड़ा है। ब्राजील और अर्जेंटीना की क्रॉप, क्रश और एक्सपोर्ट पॉलिसी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। सनफ्लावर ऑयल रशिया और यूक्रेन से जुड़ा है। ब्लैक सी शिपिंग स्टेबल रही तो सप्लाई ठीक, वॉर रिस्क बढ़ा तो सनफ्लावर मार्केट नर्वस। क्रूड ऑयल भी इनडायरेक्ट असर डालता है। जब मिनरल ऑयल महंगा होता है, बायोफ्यूल इकोनॉमिक्स बदलती है। वेजिटेबल ऑयल फ्यूल चेन में और ज़्यादा खिंच सकता है। इसलिए अब ईडेबल ऑयल मार्केट को सिर्फ क्रॉप रिपोर्ट से नहीं समझा जा सकता। कभी बादल तेल बनाता है, कभी युद्ध तेल बनाता है, कभी डीजल पॉलिसी तेल बनाती है। इंपोर्ट ड्यूटी का झूला कैसा है ये भी देखिए। भारत ईडेबल ऑयल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बदलता रहता है। जब ग्लोबल प्राइसेस ज़्यादा चढ़े और कंज्यूमर प्राइसेस दबाव में हो, ड्यूटी घटाई जाती है। जब डोमेस्टिक फार्मर को प्रोटेक्शन देना हो, ड्यूटी बढ़ाई जाती है। सितंबर 2024 में क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 0 से बढ़ाकर 20% की गई। इफेक्टिव ड्यूटी लगभग 27.5% हो गई। मोटिव ये था कि डोमेस्टिक ऑयल सीड प्राइसेस को सपोर्ट मिले। फिर मई 30, 2025 को सरकार ने क्रूड ईडेबल ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी। इफेक्टिव ड्यूटी करीब 16.5% हुई। मोटिव था कुकिंग ऑयल प्राइस कंट्रोल में रहे, यानी सरकार का झूला देखिए। किसान का भाव गिरा, ड्यूटी बढ़ाओ, ग्राहक का तेल महंगा हुआ, ड्यूटी घटाओ। यही पॉलिसी डायलेमा है। इंपोर्टेड ऑयल दो लोगों को अलग तरह से असर करता है। कस्टमर के लिए सस्ता इंपोर्टेड ऑयल राहत है, फार्मर के लिए वही इंपोर्टेड ऑयल कंपटीशन है। खाने के तेल में इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ टैक्स नहीं, ये किसान और ग्राहक के बीच का बैलेंस लीवर है। अब भारत के मिशन की बात कीजिए, जहां आत्मनिर्भरता की कोशिश है। भारत ने ईडेबल ऑयल सेल्फ रिलायंस के लिए दो बड़े रास्ते लिए हैं। पहला, नेशनल मिशन ऑन ईडेबल ऑयल पाम ऑयल। ये 2021 में लॉन्च हुआ। आउटले करीब 11,040 करोड़ रुपए का था। टारगेट है कि ऑयल का पाम एरिया और क्रूड पाम ऑयल प्रोडक्शन बढ़े। दूसरा, नेशनल मिशन ऑन ईडेबल ऑयल ऑयल सीड्स। ये 2024 में अप्रूव्ड हुआ। 2024-25 से 2030-31 तक 7 साल का मिशन है। आउटले करीब 10,103 करोड़ रुपए का है। गोल है प्राइमरी ऑयल सीड प्रोडक्शन को 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन पर ले जाना। सरकार का बड़ा टारगेट है कि ऑयल सीड्स और ऑयल पाम मिशन मिलकर डोमेस्टिक ईडेबल ऑयल प्रोडक्शन को 25.45 मिलियन टन तक ले जाएं और प्रोजेक्टेड जरूरत का करीब 72% डोमेस्टिक प्रोडक्शन से पूरा हो। टारगेट अच्छा है, लेकिन चैलेंज बड़ा है। ऑयल सीड यील्ड कम है, कई क्रॉप बारिश पर निर्भर हैं। फार्मर को भरोसेमंद भाव चाहिए, अच्छे सीड चाहिए, इरिगेशन चाहिए, प्रोसेसिंग चाहिए, मार्केट चाहिए और इंपोर्टेड ऑयल से मुकाबला भी करना है। मिशन बनाना पहला कदम है, खेत में क्रॉप बदलना असली काम है। पॉलिसी दिल्ली में बनती है, तिलहन खेत में उगता है। आत्मनिर्भरता प्रेस रिलीज से नहीं, किसान के भरोसे से आती है। अब पाम ऑयल को समझिए। पाम ऑयल की बात अलग से इसलिए जरूरी है क्योंकि पाम ऑयल चीप है, हाई यील्डिंग है, फ्राइंग में यूजफुल है, प्रोसेस्ड फूड में खूब इस्तेमाल होता है। इसलिए भारत का पाम ऑयल इंपोर्ट बड़ा है, लेकिन पाम ऑयल का डायलेमा भी बड़ा है।
एक तरफ ये कंज्यूमर प्राइस को कंट्रोल करने में मदद करता है, दूसरी तरफ डोमेस्टिक ऑयल सीड फार्मर पर प्रेशर डाल सकता है। एक तरफ पाम ऑयल एफिशिएंट है, दूसरी तरफ सस्टेनेबिलिटी, डिफॉरेस्टेशन और बायोडाइवर्सिटी पर ग्लोबल डिबेट है। भारत डोमेस्टिक ऑयल पाम एक्सपेंड करना चाहता है, खासकर नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार जैसे रीजन में पोटेंशियल देखा जाता है। लेकिन ऑयल पाम वाटर इकोलॉजी और लैंड यूज सेंसिटिव क्रॉप है, इसलिए एक्सपेंशन सोच समझकर होना चाहिए। पाम ऑयल को विलन बना देना आसान है, लेकिन सच यह है कि पाम ऑयल के बिना भारत का ईडेबल ऑयल बैलेंस अचानक बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाम ऑयल भारत की मजबूरी भी है, राहत भी है और पॉलिसी का डायलेमा भी। क्या भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सकता है? अब बड़ा सवाल, क्या भारत खाने के तेल में पूरी तरह आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है? जल्दी नहीं। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत बड़ी है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, ऑयल सीड यील्ड कम है, कई क्रॉप रेन फेड हैं, क्रॉप चॉइस फार्मर इनकम से तय होती है, राइस वीट सिस्टम से लैंड शिफ्ट आसान नहीं है, पाम ऑयल का रिप्लेसमेंट बहुत ज़मीन मांगता है, कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है। भारत डिपेंडेंसी घटा सकता है, लेकिन ज़ीरो इंपोर्ट आसान नहीं है। रियलिस्टिक गोल क्या होना चाहिए? रियलिस्टिक गोल ये होना चाहिए कि इंपोर्ट शेयर धीरे धीरे कम हो, डोमेस्टिक ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़े, मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट की यील्ड सुधरे, राइस ब्रैन और कॉटन सीड जैसे सेकेंडरी ऑयल का बेटर इस्तेमाल हो, ऑयल पाम कॉशियसली बढ़े, पॉलिसी स्टेबल रहे, फार्मर को भाव का भरोसा मिले, कंज्यूमर को प्राइस शॉक से प्रोडक्शन मिले। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि एक भी लीटर इंपोर्ट ना हो। सेल्फ रिलायंस का मतलब है ग्लोबल शॉक आए तो किचन हिले, टूटे नहीं। आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया से कटना नहीं, दुनिया पर निर्भरता कम करना है। एक हेल्थ का एंगल भी समझिए। तेल चाहिए, तेल में डूबना नहीं है। खाने के तेल की स्टोरी में हेल्थ भी है। इंडिया में ऑयल कंजम्पशन बढ़ रहा है, अर्बन डाइट बदल रही है, फ्राइड स्नैक्स, पैकेज्ड फूड, रेस्टोरेंट फूड, बेकरी, नमकीन, फास्ट फूड, ये सब ऑयल डिमांड बढ़ाते हैं। पॉलिसी सिर्फ प्रोडक्शन की नहीं हो सकती, कंजम्पशन भी इम्पॉर्टेंट एंगल हो जाता है। तेल ज़रूरी है, फैट न्यूट्रिशन का हिस्सा है, लेकिन एक्सेस ऑयल लाइफस्टाइल डिजीज से जुड़ता है। इसलिए इंडिया को ईडेबल ऑयल सिक्योरिटी के साथ ईडेबल ऑयल मॉडर्नाइजेशन भी करना होगा। देश को तेल चाहिए, तेल में डूबा हुआ खाना नहीं चाहिए। अब फार्मर एंगल समझिए। तिलहन क्यों कठिन है? किसान सोयाबीन, सरसों या मूंगफली तब लगाएगा जब उसे भरोसा होगा कि भाव मिलेगा, एमएसपी क्रेडिबल होगा, प्रिक्योरमेंट होगी, सीड क्वालिटी अच्छी होगी, रेनफॉल सपोर्ट होगा, इरिगेशन मिलेगी, पेस्ट कंट्रोल होगा, नियर बाय मंडी होंगी, प्रोसेसिंग प्लांट होगा। ऑयल सीड क्रॉप में रिस्क है, सोयाबीन में बारिश का रिस्क है, ग्राउंडनट में मौसम और लेबर का रिस्क है, मस्टर्ड में प्राइस का रिस्क है, सनफ्लावर में एकरेज और मार्केट का रिस्क है। अगर किसान को पैडी या वीट में अश्योर्ड प्रिक्योरमेंट दिखता है और ऑयल सीड में अनसर्टेनिटी दिखती है तो वह रिस्क क्यों लेगा? यही रीजन है कि ईडेबल ऑयल मिशन को सिर्फ स्लोगन नहीं होना पड़ेगा। फार्मर इनकम इक्वेशन बदलनी होगी। तेल खेत में तब उगेगा जब किसान को भाव का भरोसा होगा। अब कॉमन मैन का एंगल समझिए। आपके तेल की कीमत क्यों बदलती है? व्यूअर के लिए क्या मतलब है? आपके घर का कुकिंग ऑयल प्राइस 5 चीज़ों से बदलता है। पहला, ग्लोबल प्राइस। पाम, सोया, सनफ्लावर ऑयल महंगे हुए तो भारत में असर आता है। दूसरा, रुपी डॉलर, डॉलर महंगा, इंपोर्ट महंगा। तीसरा, इंपोर्ट ड्यूटी, ड्यूटी बढ़ी, तेल महंगा, ड्यूटी घटी, रिलीफ की उम्मीद। चौथा, डोमेस्टिक क्रॉप, मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट क्रॉप अच्छी रही तो लोकल सपोर्ट मिलता है। पांचवा, फेस्टिव डिमांड, त्योहार और शादी सीजन में ऑयल डिमांड को सपोर्ट करते हैं। और छठा, बायोफ्यूल पॉलिसी, इंडोनेशिया B50 जैसे फैसले पाम ऑयल को फ्यूल साइड से खींचते हैं। यानी आपकी किचन बॉटल सिर्फ ग्रोसरी आइटम नहीं, ये ग्लोबल कमोडिटी है। घर का तेल MRP से बिकता है, लेकिन उसका मूड मलेशिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, B50 और मॉनसून से बनता है। आगे क्या देखना है? अगले 3 से 6 महीने में 8 चीजें देखनी हैं। पहला, जुलाई से अक्टूबर इंपोर्ट। इंपोर्ट सच में 1.5 मिलियन टन पर मंथ के करीब जाते हैं या नहीं? दूसरा, पाम ऑयल के प्राइसेस। पाम चीप रहा तो इंडिया ज्यादा पाम खरीदेगा। तीसरा, इंडोनेशिया B50, फ्यूल में पाम ऑयल कितना खिंचता है, एक्सपोर्ट सप्लाई पर कितना असर आता है। चौथा, सोयाबीन सोइंग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान की होंगे। पांचवा, ग्राउंडनट क्रॉप,
गुजरात और राजस्थान पर नजर रहेगी। छठा, इंपोर्ट ड्यूटी, गवर्नमेंट फार्मर और कंज्यूमर के बीच क्या बैलेंस रखती है। सातवां, ग्लोबल बायोफ्यूल पॉलिसी, इंडोनेशिया, ब्राजील और यूएस की बायोडीजल पॉलिसी वेजिटेबल ऑयल बैलेंस बदल सकती है। आठवां, ब्लैक सी रिस्क, सनफ्लावर ऑयल के लिए रशिया यूक्रेन रूट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फाइनल क्लियर कट बात यह है कि खाने का तेल सिंपल किचन आइटम नहीं है, ये इंडिया की फूड सिक्योरिटी, इंपोर्ट डिपेंडेंस, फार्मर इनकम, कंज्यूमर इन्फ्लेशन, बायोफ्यूल पॉलिसी और ग्लोबल सप्लाई चेन की कंबाइंड स्टोरी है। 2024-25 में इंडिया ने ऑयल सीड करीब 429.89 लाख टन पैदा किया, लेकिन डोमेस्टिक ईडेबल ऑयल अवेलेबिलिटी सिर्फ 126.3 लाख टन रही। इंपोर्ट 160.72 लाख टन रहे। टोटल अवेलेबिलिटी या कंजम्पशन करीब 287.02 लाख टन। सेल्फ सफिशिएंसी करीब 44%, इंपोर्ट पर निर्भरता 56%। यानी भारत तिलहन पैदा करता है लेकिन खाने के तेल में अभी भी बड़ा इंपोर्टर है। पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है, सोयाबीन ऑयल अर्जेंटीना ब्राजील से, सनफ्लावर ऑयल रूस और यूक्रेन से आता है। और जब ग्लोबल प्राइस हिलता है, रुपया कमजोर होता है, मॉनसून बिगड़ता है, इंडोनेशिया B50 पाम ऑयल को फ्यूल में खींचता है या फेस्टिवल डिमांड बढ़ती है, असर आपके किचन पर आता है। सरकार मिशन चला रही है, ऑयल सीड मिशन, ऑयल पाम मिशन, टारगेट प्रोडक्शन बढ़ाना, इंपोर्ट घटाना, आत्मनिर्भरता बढ़ाना। गोल सही है लेकिन रास्ता लंबा है, क्योंकि ईडेबल ऑयल प्रॉब्लम सिर्फ प्रोडक्शन की नहीं, यील्ड की भी है, फार्मर इंसेंटिव की भी है, रेन फेड खेती की भी है, इंपोर्ट ड्यूटी की भी है, कंज्यूमर प्राइसेस की भी है, पाम ऑयल डिपेंडेंसी की भी है, बायोफ्यूल पॉलिसी की भी है, हेल्थ की भी है। इंडिया को कुकिंग ऑयल चाहिए लेकिन इंपोर्टेड कंफर्ट पर हमेशा नहीं चल सकता। इंडिया को फार्मर को ऑयल सीड उगाने का भरोसा देना होगा, कंज्यूमर को प्राइस शॉक से बचाना होगा, मिशन को जमीन पर उतारना होगा, पाम ऑयल डिपेंडेंसी समझदारी से मैनेज करनी होगी, बायोफ्यूल के नए प्रेशर को समझना होगा और हेल्थ के लिए ऑयल यूज पर सोच बदलनी होगी। क्योंकि किचन की बोतल खाली हो जाए तो घर परेशान होता है, लेकिन इंपोर्ट टैंकर रुक जाए तो देश परेशान होता है। ईडेबल ऑयल की असली स्टोरी यही है, थाली भारत की है, तेल आधी दुनिया का है। और अब इसमें नया ट्विस्ट है, रसोई की बोतल और फ्यूल टैंक एक ही पाम ट्री से तेल मांग रहे हैं। जब तक ये फर्क रहेगा, खाने का तेल सिर्फ ग्रोसरी आइटम नहीं रहेगा, ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी का सवाल रहेगा। यही है तेल का असली क्लियर कट। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर, आप देख रहे थे क्लियर कट।